अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। तो यार ओम्स लॉ इसका नाम क्यों रखा है, पहले हम वो देखते हैं। ओम्स लॉ इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि इस लॉ को हमें एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, उन्होंने हमें इस लॉ के बारे में बताया था और ये लॉ उन्होंने नहीं निकाला था। और उन्होंने इस लॉ में क्या कहा था, ये क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। मतलब उस लॉ से उन्होंने रिलेशनशिप निकाली थी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो करंट के डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन I। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ठीक है, मतलब ये इस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बट उन्होंने यहाँ एक कंडीशन रख दी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगा करंट पे। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और करंट की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, या फिर अगर करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी घटना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंस जो होती है ना वो। यार वहाँ पे थोड़ी कम जगह थी इसलिए मैंने दोबारा एक पेज में लिख लिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं। तो उसने क्या बोला था, V इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन I। ठीक है, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। तो देखो, मान मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ एक डायग्राम बनाया। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ मैंने एक सेल लगा दिया। ठीक है, यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ मैंने एक एमीटर लगा दिया ताकि मैं करंट को नाप सकूँ कितना करंट है। ठीक है, यहाँ एक स्विच लगा देते हैं और यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, इसलिए मैंने इसे पैरेलल में कनेक्ट किया है। और ये एमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में लगाते हैं, इसलिए मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। ठीक है, अब जब भी मैं इसे क्लोज करूँगा, स्विच क्लोज होगा तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी है क्योंकि एक सेल लगा रखा है। ठीक है, क्योंकि सेल का काम होता है पोटेंशियल डेवलप करना। तो करंट जैसे ही आया तो पोटेंशियल डेवलप हुआ। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसे फर्स्ट नाम देते हैं। अरे यार पेन नहीं चल रहा, इससे नाम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में क्या करा हमने, V/I का रेशो निकाला। जितना करंट एमीटर से हमें पता चला और जितना पोटेंशियल था, ठीक है, उसका रेशो हमने निकाला। कुछ ये मान लो रेशो आया, मान लो 1 आया ये रेशो। ठीक है, मान आई, हमने कुछ भी आ सकता है तो। ठीक है, अब दूसरी बार क्या किया हमने, सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैंने 2 बैटरी लगा दी, सॉरी 2 सेल लगा दी एक सेल की जगह। ये मैंने 2 सेल लगा दिए। ठीक है, और सब बाकी सारा वैसा का वैसा ही रहा। ये जो हमारा स्विच था और ये हमारा रजिस्टर, ये एम्पियर एमीटर जो है, और ये यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल में। ठीक है, और मैंने ये स्विच ऑन कर दिया। अब मैंने क्या करा, तो 2 सेल लगा दिए। ठीक है, तो फिर कुछ ना कुछ करंट फ्लो हुआ और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट हुआ। हमने फिर से क्या करा, अब इसके केस में हमने फिर से पोटेंशियल निकाला। पोटेंशियल जो आया और जो हमें करंट पता चला उसका रेशो निकाला, वो भी सेम आ रहा था। जो पहले जो रेशो आया जब एक सेल था, है ना, तब जो करंट था और पोटेंशियल था उसका रेशो जो आया वही अब आ रहा है जब 2 सेल हमने लगा दिए। ठीक है, फिर हमने क्या करा, 3 सेल लगा दिए हमने। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, 3 सेल लगा दिए। ये मैंने 3 सेल लगा दिए और बाकी डायग्राम सारा का सारा वैसा ही रहा। ये रजिस्टर और ये पैरेलल में वोल्ट मीटर हो गया हमारा, और ये एमीटर लगा दिया और ये स्विच।
ओके, और ये स्विच को मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, अब तीसरी बार क्या हुआ, फिर से करंट फ्लो हुआ और फिर से कुछ ना कुछ यहाँ पोटेंशियल जनरेट हुआ, पर अब भी जो पोटेंशियल और करंट का रेशियो आ रहा था वो फिर से सेम ही आ रहा था, मतलब हर केस में सेम रेशियो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हर केस में सेम रेशियो आ रहा है। फिर मैंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, जब 4 सेल लगा दिए तो भी सेम ही रेशियो आएगा। ठीक है, इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, तभी तो रेशियो हमेशा सेम आ रहा है। जो जो इस केस में जो रेशियो था वही इस केस में आया, वही इस केस में और वही हर केस में आएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, है ना, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल भी तो बढ़ा रहे हैं और करंट भी बढ़ रहा है, इसी वजह से तो रेशियो हमेशा क्या रहा है, सेम। तो इसीलिए इसने क्या कहा, ये दोनों डायरेक्टली डिपेंडेंट है, पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है ना, इसे हम हटाते हैं ना, तो यहाँ क्या आता है, एक कॉन्स्टेंट का साइन आता है। तो यहाँ लिखता हूँ v इक्वल टू, इसे हटाएंगे तो बराबर का साइन लगा के एक कॉन्स्टेंट का साइन आएगा, ये मैंने k बोल दिया। ठीक है, और ये i। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में होगा ये, तो v बाय आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे क्या आ रहा था, हर बार क्या आ रहा था, 1 1 1, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू तो आ रही थी ना, हर बार एक जैसी वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और वो यहाँ से भी इसने प्रूव कर दिया हो। ठीक है, कि v बाय आई इक्वल टू के, ये सब ये हमें ओम्स लॉ ने बताया ये, कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक है, और v बाई आई का रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि करंट और पोटेंशियल आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट, तो कितने दोनों ही अगर बढ़ेंगे तो उनका रेशो तो फिर से वही आ जाएगा, एक ही जो भी है, मतलब एक तो नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट आ रही है लगातार, मतलब कांस्टेंट यानी कि बढ़ तो रही है वो, पर कटने के बाद हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसे कि यहाँ मान लो यहाँ पे उसका रेशो 1 आया था, यहाँ पे उसका रेशो क्या आ गया, यहाँ पे कुछ ऐसा आया होगा, पर वो बाद में कटने के बाद 1 बन गया होगा। 4, जैसे यहाँ पे अगर 2/2 आया, यहाँ पे 4/4 आया, तो कटने के बाद तो कैंसिल होने के बाद हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या आता है, एक जो ग्राफ बनता है हमारा, वो बनती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपको ओम्स लॉ में करना क्या है, हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, इसका वो लिख देना डेफिनेशन जो मैं आपको नोट्स में बताऊंगा। ठीक है, वो लिख दिया, और यहाँ से लिख देना v इक्वल टू के सम कांस्टेंट i, और ये के कांस्टेंट जो आया इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का कांस्टेंट, इक्वल टू आर आई। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इस पर मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, उसका अपोज करना। जैसे कि फ्रिक्शन होता है ना, वो अपोज करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, एयर फ्रिक्शन होता है, और भी बहुत सारे तरह के फ्रिक्शन होते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस का काम क्या है, रोकना। करंट जा रहा है उसको रोक देगा, स्लो कर दे, करंट जितना जा रहा है तेज उसको धीरे कर देगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता है अपोज करना। ठीक है, और इसका ग्राफ जो मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो ऐसे है। देखो, मान लो जो हमारा फर्स्ट जो वो था, क्या जो एक्सपेरिमेंट हमने जो किया था, देखो मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो, ये फर्स्ट वाला था केस, इसमें v बाई आई हमने निकाला था। मान लो v कुछ 1 v की वैल्यू 1 आई इसमें, और i की वैल्यू भी 1 आई। ठीक है, इसके केस में 1 1 मार्क बोलते हैं इसे। ठीक है, ये 1, इसमें ये 2 2 आ गई, इसमें ये 3 3 आ गई। मान ये मैं सब मान रहा हूँ, मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ उस पर गौर करो आप, ये मैंने माना है सब। ठीक है, अब देखो पहले केस में, चलो मैं यहाँ पे हमें इसे 1 2 3 4 तक कर दें।
तो यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ओके, तो पहले केस में क्या आई थी हमारी वैल्यू, पहले केस में हमारी 1 1 आई थी दोनों की वैल्यू, ये V और ये I का ग्राफ है, ठीक है, V I का ग्राफ है, I करंट V पोटेंशियल, ठीक है, तो V I का ग्राफ है, तो I की वैल्यू हमारी 1 थी और पहले केस में, और V की वैल्यू भी 1 थी, तो ये कहाँ यहाँ पे आ रही है कुछ, ठीक है। फिर दूसरे केस में हमारी 2 2 हो गई थी, ठीक है, ये 2 2 यहाँ आ गई। तीसरे केस में हमारी 3 3 हो गई थी। ओके, तो ये देखो एक कैसा ग्राफ बन रहा है, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये ऐसे जा रहा है ये ग्राफ, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया, ये एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है जो कि 45 डिग्री है। इतनी ये एंगल आपको याद नहीं करना, मैं बता रहा हूँ वैसे ही, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट लाइन जा रही है जो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट लाइन ऐसी जाती है किसी ऐसे एकदम सीधी, ये कांस्टेंट लाइन नहीं, ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। और एक बात और, जो ये करंट की वैल्यू ये कुछ भी आ सकती है, पोटेंशियल की कुछ भी आ सकती है। मेन बात ये कि ऐसी वैल्यू आ रही है हर बार जो रेशो उनका सेम दे रही है, ठीक है। V/I का रेशो हर बार सेम आ रहा है, वो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ओके, बस रेशो हर बार सेम आना चाहिए। जैसे कि किसी केस में 2 2 हो गई दोनों की तो रेशो 1 आ गया, ठीक है, 4 4 हो गई तो भी रेशो 1 आ गया, कैंसिल हो गई, V/I का निकाला। ऐसी अगर V की वैल्यू 1 आ गई और I की वैल्यू 2 आ गई तो रेशो क्या हो गया, 1/2। किसी केस में V की वैल्यू 2 आ गई, I की वैल्यू 4 आ गई तो भी रेशो 1/2, है ना। ऐसे किसी केस में V की वैल्यू 4 आ गई और I की वैल्यू 8 आ गई तो वो भी रेशो 1/8 दे रही है। तो मेन मुद्दा ये है, रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है।